वंदे भारत। आपका एनएमएमएस लक्ष्य यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कंप्लीट सॉल्यूशन इन डिटेल जो है सारे प्रश्नों का 5 नवंबर 2023 के पेपर के प्रश्नों का जो है चल रहा था, जिसमें जो पहला पार्ट वीडियो का हमने बनाया था वो गणितीय संक्रियाओं पर था। यानी पेपर में जितने भी गणितीय संक्रियाओं के 15 क्वेश्चन आए थे उनको मैंने पहले वीडियो में हल कराया था। दूसरा वीडियो जो था वो पेपर में 14 प्रश्न 13 प्रश्न जो है आपके सीरीज के आए थे उसको मैंने जो है हल कराया। आज हम लोग का जो मेन मुख्य बिंदु रहेगा, पेपर में जो है लॉजिकल वेन डायग्राम से जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, लगभग 17 प्रश्न जो है लॉजिकल वेन डायग्राम से आए हुए हैं, उनको जो है हम हल करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए उसमें से ये पहला प्रश्न है और पेपर में जो है इसका क्रमांक प्रश्न का जो है 62, 63 और 64 है, जिसमें एक फिगर दिया हुआ है, ये चित्र दिया हुआ है और इस चित्र पे जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला देखिए क्वेश्चन है, कौन सा नंबर तीनों आकृतियों के अंदर है। तो देखिए 3 प्रकार की आकृति बनी हुई है, एक ये त्रिभुज बनी हुई है और एक ये आयत जैसा बना है छोटा सा, और फिर ये एक चतुर्भुज बना हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा नंबर तीनों आकृतियों के अंदर है। तो आप देखेंगे तीनों आकृतियों के बीच का कॉमन जगह जो है आपका वो ये है, ये इतना पार्ट जो है तीनों के बीच में आ रहा है, ये कॉमन है। तो यानी कौन सा नंबर तीनों आकृतियों के अंदर है, तो वो आपका जो है 7 हो जाएगा। ठीक है, यही 7 आंसर है। अब ये क्वेश्चन में किस विकल्प नंबर पे है ये लास्ट में मैं देख करके बताऊंगा पेपर। फिर उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन है, उन संख्याओं का योग क्या है जो केवल 2 आकृतियों से संबंधित है। ठीक है, कह रहा है कि उन संख्याओं का योग क्या है जो केवल 2 आकृतियों से संबंधित है। यानी 2 आकृतियों वाले जो भी नंबर हैं उनको आप छांटिए और उसको छांटने के बाद उनको आप जोड़ दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर तो 2 आकृतियों में आने वाले नंबर आपके, तो ये आपका देखिए ये 4 है, फिर उसके बाद 4 है, फिर 8 है। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका 6 है। ठीक है, यानी 6, 4 और 8 ये 2 आकृतियों में ये नंबर आए हुए हैं। ठीक है, और 3 आकृति में तो 7 था ही, पहले का आंसर हो गया 6, 4, 8। तो 6, 4 और 8 को जोड़ देंगे हम, तो 6, 4, 10 और 10 और 8 18, यानी इसका आंसर 18 होगा। 6 धन 4 धन 8 इक्वल टू 18, यही इसका आंसर है। ये कौन सा विकल्प नंबर है अभी देख करके आपको बताएंगे पेपर में से। फिर 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी हल हो गया। फिर 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, तीनों आकृतियों से संबंधित संख्या को केवल त्रिभुज से संबंधित संख्याओं के योग से गुणा करें तो परिणाम क्या होगा। तो आपको मालूम है कि तीनों आकृतियों से संबंधित संख्या जो है यही 7 है, यानी ये 7 है। अब इसको कह रहा है कि 7 को जो है को केवल त्रिभुज से संबंधित संख्याओं के योग से गुणा करें तो परिणाम क्या होगा। तो त्रिभुज कितना पार्ट है, त्रिभुज ये पूरा है, यहां से लेकर के ये पूरा त्रिभुज है। अब कह रहा है इस त्रिभुज से संबंधित केवल त्रिभुज से, तो केवल त्रिभुज में देखिए आपका ये 2 है, ये सिर्फ त्रिभुज भर में है और किसी में ये नहीं आया है, और ये 5 है आपका। ठीक है, ये 5 भी जो है सिर्फ जो है त्रिभुज भर में है, बाकी और किसी में जो है ये नहीं है। तो वही कह रहा है केवल त्रिभुज से संबंधित संख्याओं की योग, यानी 2 और 5 को जोड़ देंगे और उसका जो योग से गुणा करें, यानी गुणा करना है, 2 और 5 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो गुणा, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, को केवल त्रिभुज से संबंधित संख्याओं के योग से, त्रिभुज से संबंधित संख्याओं का योग यही हुआ 2 धन 5, योग से गुणा करें तो परिणाम क्या होगा। जो तीनों वाला नंबर है उसको सिर्फ त्रिभुज के 2
त्रिभुज की दो जो संख्याएं आई हैं उनके योग से गुणा कर देना है। जो उत्तर आएगा वही जो है इसका आंसर होगा। देखिए 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और 7 का 7 में गुणा करेंगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर है। अब देख लेते हैं विकल्प कौन सा है ये। तो ये विकल्प नंबर 3 है। ठीक है, विकल्प नंबर 3 है, मैं घेर दे रहा हूं, इससे आप समझ जाइएगा विकल्प नंबर 3 है। और 63 का भी विकल्प नंबर 3 है। ठीक है, इसको ऐसे घेर दे रहा हूं। और जो आपका ये 64 है, 64 का देखना पड़ेगा, यह इसमें नहीं है। 64 का जो है विकल्प नंबर 3, इसका भी विकल्प नंबर 3 ही है। ठीक है, विकल्प नंबर 3 है इसका भी। तो इस प्रकार से जो है ये 3 क्वेश्चन जो है आपके हो गए। अब चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग हल कर। कंप्लीट सोल्यूशन इन डिटेल 5 नवंबर 2023 से यूपीएनएमएस एग्जाम का सॉल्यूशन यहाँ चल रहा है, जिसमें जो है इसके पहले जो है वेन आरेख का जो हमने एक सवाल बता दिया है, जिसपे 3 साल से आधारित। अब यहाँ पर जो है आपका देखिए पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 और 85 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को हल कराए जाएंगे। देखिए इसको हल कराने से पहले देखिए यहाँ पे 4 जो है वेन आरेख दिए हुए हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो पहले इस क्वेश्चन को लगाने से पहले थोड़ा हम वेन आरेख की जो है प्रॉपर्टीज को जो जान लेते हैं। तो देखिए उसकी प्रॉपर्टीज यह है कि अगर जो है 2 डेटा समूह हों, 2 डेटा समूह ये ऐसे हैं, मान लीजिए एक और फिर एक इसके ऊपर, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कि एक डेटा समूह दूसरे डेटा समूह के अंदर पूरी तरीके से जो है अंदर है। पूरी तरीके को हम लोग ऑल बोलते हैं, यानी एक डेटा समूह दूसरे डेटा समूह के अंदर हो जाने को हम लोग, यानी उसके सारे गुण उसमें आ जाएं तो इसको हम लोग ऑल बोलते हैं। और ऑल को हम लोग जो है इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये पहला जो है ये 2 जो है डेटा समूहों का संबंध हम पहले जानना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद जो है हम 3 डेटा समूह के जो है संबंध पर चलेंगे। तो ये पहला तो आप ये हो गया ये। फिर उसके बाद जो है मान लीजिए एक डेटा समूह दूसरे डेटा समूह से कुछ जो है संबंधित हो, कुछ प्रकार से संबंधित हो। जैसे मान लीजिए ये एक फिगर बनाया हमने और एक दूसरा फिगर है, तो इसमें पहला ये डेटा समूह एक्स है, दूसरा डेटा समूह वाई है। तो इसमें जो संबंध बना है ये कुछ का संबंध बना है, तो कुछ को सम बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक और होता है, वो होता है कि 2 डेटा समूह एक दूसरे से बिल्कुल भी संबंधित न हो। ठीक है, तो उसका जो फिगर इस प्रकार से बनता है, ये दोनों अलग अलग हों, ठीक है, बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। तो जब एक दूसरे से बिल्कुल भी संबंधित नहीं होते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं नन, यानी कुछ भी संबंधित नहीं है। तो नन को जो है हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोगों ने ये समझ लिया 2 डेटा समूहों का जो है आपस में किस प्रकार से संबंध होता है। तो पहला ऑल का होता है जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा सम का होता है यानी कुछ का होता है जिसको यस से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो तीसरा है वो कुछ भी नहीं का होता है जिसको हम लोग नन यानी एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए एस एन ये चीज आप जाने रहिए, तो आप इस जो है इन फिगर्स की व्याख्या कर पाएंगे। चलिए देखिए कैसे व्याख्या होगी, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, समझे हैं। अब यहाँ 3 डेटा समूह हैं, एक लॉजिकल वेन डायग्राम में जो है 3 डेटा समूह हैं। कैसे 3 डेटा समूह हैं, देखिए 1 2 3, ये 3 है, इसमें भी 1 2 3, 1 2 और 3, 1 2 3। तो अब इसमें हम लोग
जो है ए एस और जो है एन का संबंध खोजेंगे और उसको हम लोग परिभाषित कर लेंगे इन 3 अक्षरों में। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए ये पहला वाला एक्स है, दूसरा वाई है, ये तीसरा जेड है। मान लीजिए डेटा समूह हमने मान लिया है, तो एक्स जो है पूरी तरीके से वाई के अंदर है और वाई जो है पूरी तरीके से जेड के अंदर है। जब पूरी तरीके से जो है तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं, तो इसको जो है हम लोग ऑल का संबंध करते हैं। तीनों में ऑल का संबंध है। देखिए एक्स वाई में ऑल से संबंधित है, यानी ए से संबंधित है। इसको हम यहीं पे लिखेंगे, ये एक्स जो है वाई से जो है ऑल से संबंधित है, तो हम ए लिखेंगे उसको, ठीक है। फिर उसके बाद वाई जो जेड से जो है संबंधित है पूरी तौर से, तो उसको भी हम ए से लिखेंगे। फिर उसके बाद जो है ये जो एक्स है वो भी जेड में पूरी तरीके से संबंधित है, पूरी तरीके से एक दूसरे से संबंधित हैं, तो उसको भी हम लोग ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे। यानी ये ट्रिपल ए का जो है वेन डायग्राम है। फिर उसके बाद जब ये तर्क से समझ लेंगे कि वेन डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तभी जो आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे। फिर उसके बाद देखिए इसमें, तो इसमें मान लीजिए एक्स है, फिर उसके बाद ये बड़ा वाला ये वाला वाई है और ये बड़ा वाला जेड है। तो जो एक्स है वो जेड से पूरी तरीके से संबंधित है और जो वाई है वो भी जेड से पूरी तरीके से संबंधित है। यानी दो डेटा जो है एक दूसरे से जो है पूरी तरीके से संबंधित होने का मतलब ऑल से संबंधित है, ए और ए से संबंधित है। लेकिन जो ये एक्स और ये जेड था, ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ये एक दूसरे से दूर है, बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। जब कुछ भी संबंधित नहीं होता है तो उसको हम नन बोलते हैं, यानी एन। तो डबल ए और एन का फिगर है ये, ठीक है। फिर उसके बाद इसको देखिए, मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है, तो एक्स पूरी तरीके से वाई के अंदर है, तो यानी यहां ऑल का संबंध बन गया। यानी ये वाला डेटा समूह इसके अंदर पूरी तरीके से है, तो ये ऑल का संबंध हो गया। फिर उसके बाद अब ये जो आपका वाई वाला है उसका जेड से संबंध देखिए, मान लीजिए ये जेड है, तो वाई का जेड से कोई संबंध नहीं है, तो यानी एन हो गया। अब फिर उसके बाद एक्स का जेड से संबंध देखिए, कोई संबंध नहीं है, कहां एक दूसरे फिगर को काट रहे हैं, तो ये एन हो गया। यानी ये ए डबल एन का जो है फिगर है, लॉजिकल वेन डायग्राम है। फिर उसके बाद चौथा देखिए, चौथा में तीनों एक दूसरे से दूर दूर हैं, कोई जो है संबंध नहीं है, तो पहले का दूसरे से कोई संबंध नहीं, यानी नन का एन हो गया। फिर दूसरे का तीसरे से कोई संबंध नहीं, यानी एन का संबंध। फिर तीसरे का पहले से कोई संबंध नहीं, यानी एन का संबंध। तो आपने ये देखा कि हमने चारों फिगर को जो है डिफाइन कर दिया, ए और ए एस और एन में। एस का कोई मिला ही नहीं, ठीक है, कुछ संबंध तो किसी में मिला, ये चारों में, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन जो है हम लोग हल करेंगे। जब तक ये लॉजिक नहीं समझ पाएंगे तब तक हम ये क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से हमारा जो वीडियो भी हमने डाल रखा है, इसी लॉजिक पे डाल रखा है। अगर आप उसको गंभीरता से पढ़े होते तो 17 क्वेश्चन जो है आपके जो है इसमें वेन डायग्राम के आपको मिलते, और 17 क्वेश्चन का जो है नंबर कम नहीं होता। इसके पहले भी जो सीरीज हमने पढ़ाया उसमें भी 13-14 क्वेश्चन आपको मिले होते। उसके पहले जो पहला वीडियो था उसमें गणितीय संक्रियाएं तो पूरा वो भी जो है उसी से आया है, उसमें भी जो है आपके पहले क्वेश्चन आए हुए थे। तो इस प्रकार से जब 15 से 45, 46, 47 नंबर के क्वेश्चन जो है वीडियो को गंभीरता से देखने पर ही आपको जो है आ पाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर इन क्वेश्चनों से वो रिवाइज कर दे रहा हूं, अगर आप वीडियो ना भी देखिए तो भी यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा बात। चलिए आइए, अब देखिए पहला क्वेश्चन है सप्ताह, दिन, वर्ष। अब पहला डेटा समूह जो है सप्ताह है, दूसरा डेटा समूह दिन है और तीसरा डेटा समूह वर्ष है। तो यहाँ पर हम संबंध ढूंढते हैं। तो देखिए सप्ताह और दिन, यानी अगर हम इन दोनों में संबंध खोजें तो दिनों के योग से सप्ताह बन जाता है, यानी सभी दिन जोड़ करके सप्ताह बन जाती है। यानी यहाँ सभी का संबंध है, ऑल का संबंध है, ये दिन
मिल करके सप्ताह बना लेते हैं। फिर दिन का वर्ष से देखिए, सभी दिन मिल करके वर्ष बन जाते हैं। ठीक है, पहला डेटा समूह का दूसरे से जब किया तो ऑल का संबंध मिला, और दूसरे का जब तीसरे से किया तो भी ऑल का संबंध मिला। अब जरा जब पहले और तीसरे का देखिए, सप्ताह और वर्ष में संबंध खोजिए, तो सभी सप्ताह अगर उनको योग किया जाए मिल करके वो वर्ष बनते हैं। तो यहां भी जो है एक का ही संबंध है, यहां भी एक का ही संबंध है, एक का ही संबंध है। यानी हमारे तीनों डेटा समूह में एक दूसरे से वो ए यानी ऑल से संबंधित हैं। और ए का लॉजिकल वेन डायग्राम कौन सा है? ये पहला वाला। ठीक है, पहला वाला ट्रिपल ए, ये ट्रिपल ए से ही संबंधित है। देखिए ए ट्रिपल ए हो गया, और ट्रिपल ए का जो है पहला ही वेन डायग्राम है, तो इसका आंसर जो है पहला वाला ही होगा। यहां पर हम लिख देते हैं इसका आंसर ट्रिपल ए यानी ये देख लेते हैं उसमें कौन से नंबर पे है, तो चलिए बाद में लिखेंगे, लेकिन ये पहला वाला ही आंसर है। ये पहला वाला फिगर जो है इसका आंसर है, ये फिगर है पहला। अभी विकल्प नंबर कौन सा है ये बाद में जो है हम देखेंगे। चलिए अब आ जाइए दूसरा क्वेश्चन 79 नंबर वाला हम लोग हल करते हैं। तो इसमें देखिए उसी तरीके से एक दूसरे से तीनों डेटा समूह में संबंध जोड़ने का प्रयास करिए। वाहन बस, तो बस सभी बस जो है वाहन होते हैं, सभी बस वाहन होते हैं, तो यहां ए का संबंध हो गया। ठीक है, बस कार में कोई संबंध नहीं है, एक दूसरे से किसी तरीके से संबंधित नहीं, तो ये एन का संबंध हो गया, यानी नन का। फिर उसके बाद जो है कार और वाहन, हाँ सभी कार जो है वाहन होते हैं। ठीक है, वाहन भाई जितनी भी गाड़ियां होंगे वो सब जो है वाहन ही तो होते हैं, तो यहां पर भी जो है ऑल का संबंध हो गया। तो यहां पर हमें मिला क्या, दो ए है और एक एन है। दो ए और एन का फिगर कौन सा है? ये वाला। ठीक है, फिगर नंबर 2 यहां पे लिखेंगे दूसरा फिगर। ठीक है, ये दूसरा फिगर जो है इसका है। फिर तो उसके बाद जो है ये इरेज करते जाए, नहीं तो ये आप लोगों को जो है थोड़ा परेशानी होगी समझने में ये आंसर। ठीक है, तो ये पहला फिगर है इसका आंसर, इसका दूसरा फिगर आंसर है। और तीसरा देखिए 80 नंबर वाला, न्यायाधीश और अपराधी। तो न्यायाधीश और चोर में तो कोई संबंध नहीं होता है, किसी तरीके से दूसरे से नहीं जुड़े होते हैं, तो ये एन का संबंध है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए चोर और अपराधी, हाँ सभी चोर अपराधी भी कहलाएंगे, अपराधी में चोर आते हैं, तो ये ऑल का संबंध है। ठीक है, फिर उसके बाद न्यायाधीश और अपराधी में कोई संबंध नहीं है, यानी एन का संबंध है। तो यहां हुआ क्या, यहां पे जो बना, यहां पे 2 एन और ए है, तो एक ए है और 2 एन है। ठीक है, तो एक ए और 2 एन का कौन सा फिगर है? ये देखिए एक ए है और 2 एन है, यानी ये तीसरा वाला फिगर इसका आंसर है। ठीक है, लिख दीजिए यहां तीसरा फिगर। ये पहला फिगर इसका आंसर है, इसका दूसरा फिगर आंसर है, इसका तीसरा फिगर आंसर है। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 81 करेंगे। सरसों जौ और आलू, इसमें सरसों जौ में कोई संबंध नहीं आपको मिलेगा, और जौ और आलू में भी कोई संबंध नहीं मिलेगा, और आलू और सरसों में भी आपको कोई संबंध नहीं मिलेगा। जब कोई संबंध नहीं है, यानी तीनों एन है, यानी इनमें भी एन का संबंध है, इनमें भी एन का संबंध है, इनमें भी एन का संबंध है, ये तीनों डेटा समूह में एन का संबंध। और ट्रिपल एन का जो है फिगर कौन सा? फिगर नंबर 4। तो इसका आंसर कौन सा होगा? फिगर नंबर 4। ये लिख देते हैं यहीं पे हम लोग, फिगर नंबर 4, फिगर 4। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे
कर दे, फिगर 4 जो है इसका आंसर है। फिर गुलदस्ता, ये 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गुलदस्ता फूल पंखुड़ी। तो यहां पर देखिए संबंध जोड़ने का, तो फूलों के सभी फूलों से गुलदस्ता बनता है। ये फूल से क्या बनता है? गुलदस्ता। तो यहाँ आल का संबंध है, ठीक है। फूल जो होते हैं उनसे गुलदस्ता, यहाँ आल का संबंध हो गया। फिर उसके बाद देखिए पंखुड़ियों से फूल बनते हैं, पंखुड़ियां अगर ना हो तो फूल कहां बन पाएगा? तो यहां भी आल का संबंध हो गया, ऑल हो गया। फिर उसके बाद पंखुड़ी और गुलदस्ता में देखिए, तो पंखुड़ी का तो गुलदस्ता से कोई डायरेक्ट संबंध तो नहीं है, लेकिन पंखुड़ियों से फूल बन करके गुलदस्ता ही बनता है। तो यहां भी जो है एक तरीके से ऑल का ही संबंध है, ठीक। तो यहाँ ए ट्रिपल ए आ गया, और ट्रिपल ए का फिगर कौन सा है? ये पहला वाला। तो ये जो है यहाँ पर आप लोग का जो आंसर होगा फिगर नंबर 1 होगा, फिगर नंबर 1 होगा। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। कौन सा आंसर होगा? फिगर नंबर 1। यहां लिख लेते हैं फिगर नंबर 1, ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाइए आप, अणु प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, अणु प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। तो देखिए सभी प्रोटॉन अणु के अंदर होते हैं, यहाँ ऑल का संबंध है, ये ऑल का संबंध है। फिर उसके बाद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कोई संबंध नहीं है, ठीक है, ये नन का संबंध है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में किसी प्रकार से रिलेटेड थोड़े ना है, किसी प्रकार से जो है उनका एक दूसरे से लॉजिकल संबंध नहीं है। फिर उसको देखिए इलेक्ट्रॉन का अणु से, हाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो अणु में होते हैं, इलेक्ट्रॉन सभी इलेक्ट्रॉन अणु में होते हैं। तो यहां ये का संबंध हो गया। तो आपका संबंध क्या निकला? एक ये है, एक ये है, ये और एन, यानी डबल ए एन। और डबल ए एन का संबंध कौन सा है? दूसरा वाला, ठीक है, डबल ए एन, यानी इसका फिगर नंबर 2 होगा आंसर। कौन सा होगा? फिगर नंबर 2। यहां पर जगह बना देते हैं और उसको लिख देते हम लोग फिगर नंबर 2, ठीक है, फिगर नंबर 2 इसका आंसर होगा, फिगर 2 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब आ रही 84 पे। देखिए ईमानदारी, बुद्धि, अभिक्षमता। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्यों? क्योंकि देखिए ईमानदारी बुद्धि एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ये एक दूसरे से संबंधित नहीं, बुद्धि अभिक्षमता भी एक दूसरे से संबंधित नहीं है, और अक्षमता और ईमानदारी भी एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ये तीनों गुण अलग अलग हैं। लेकिन कभी कभी ये माना जा सकता है कि अभिक्षमता में ही बुद्धि और ईमानदारी आ जाए। तो ये इसका जो है आंसर जो है मैं 2 रखूंगा। एक तो जो है चौथा भी फिगर मान सकता हूं कि एक दूसरे से संबंधित ना हो, और एक ये भी मान सकता हूं दूसरा, यानी दूसरा चौथा में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। मैं क्लियर, अब आधिकारिक जो है जब उत्तर कुंज एग्जामिनर किसको मानता है, तो एग्जामिनर के ऊपर निर्भर है कि वो किस तरीके से इस क्वेश्चन को दिखता है। अभी क्षमता मतलब एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड जो है गुण ही होता है, किसी व्यक्ति का गुण, और व्यक्ति के गुण में ईमानदारी आती है, बुद्धि भी आती है। तो उस हिसाब से तो फिगर 2 होगा इसका आंसर। लेकिन अगर ये तीनों एक दूसरे से अलग अलग माने जाएं गुण, तो तीनों गुण जो है अलग अलग माने जाए तो जो है आंसर 4 होगा। तो मेरे हिसाब से तो चौथा ही है, ठीक है, मेरे हिसाब से चौथा ही इसका आंसर है, लेकिन एग्जामिनर 2 को भी मान सकता है, ठीक है। मैं अपना आंसर लिख दे रहा हूं चौथा, यानी फिगर नंबर देखिए नीचे आ रहा है ना, फिगर नंबर 4 इसका आंसर हम मानते हैं, ठीक है। फिगर नंबर 4 इसका आंसर हम लोग मान रहे हैं, लेकिन एग्जामिनर इसको जो है 2 वाला भी मान सकता है। ये मैं जो है इसको जो क्लियर नहीं बोलूंगा कि कौन सा आंसर है, लेकिन फिगर नंबर ये संभावित है, यहां लिख दे रहा हूं संभावना। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं
कि उसमें कंफ्यूजन रहे और एग्जामिनर जिसको मान लेगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद ये 85 नंबर क्वेश्चन है। 85 नंबर क्वेश्चन में देखिए, टीचर कॉलेज स्टूडेंट। तो टीचर जो है कॉलेज के अंदर होते हैं, सभी टीचर कॉलेज के अंदर होते हैं, यानी ए का संबंध, और सभी स्टूडेंट भी कॉलेज के अंदर होते हैं। ठीक है, वो भी ए का संबंध, और टीचर और स्टूडेंट में कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं होता, तो एन हो गया, यानी डबल ए और एन। ये ए और एन, डबल ए और एन का कौन सा संबंध है? डबल ए और एन, ये दूसरा। ठीक है, यानी फिगर नंबर 2 इसका है, फिगर नंबर 2 इसका लॉजिकल वेन डायग्राम है। यहां पे लिख दीजिए फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 2। ठीक है, अब ये विकल्प कौन कौन से हैं ये मैं आपको देख करके बताता हूं, क्योंकि अपने हिसाब से तो हमने आंसर दे दिया। अब ये फिगर नंबर 1 जो है किस विकल्प पे है उसमें वो मैं बता रहा हूं। तो देखिए 78 में जो है फिगर नंबर 1 जो है विकल्प नंबर 3 है, विकल्प नंबर 3 ऑप्शन O3 लिख दे रहा हूं मैं, O3। ठीक है, इसको ऐसे कर दे रहा हूं O3, यानी विकल्प ऑप्शन 3। तो उसके बाद 79 वाले में आपका विकल्प 1 है, तो विकल्प यानी ऑप्शन 1। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। फिर उसके बाद इसमें जाइए 80 वाले में, फिगर 3 का आंसर है, तो फिगर 3 जो है विकल्प नंबर 2 है, यानी ऑप्शन 2। ये देखिए नीचे लिख रहा हूं, आ रहा है क्या? ऑप्शन 2, ये इसका आंसर है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 81 आपका यहां है, यानी फिगर नंबर 4। फिगर नंबर 4 कौन सा? ये वाला, और ये जो है विकल्प में दिया हुआ है 1 नंबर पे, तो इन ऑप्शन 1। ठीक है, इसको ऐसे लिखना है, आयत में दे रहा हूं वो आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद आइए आपका 82 नंबर है। 82 नंबर में आंसर जो है विकल्प 2 है। 82 नंबर विकल्प फुलदस्ता, फूल, पंखुड़ी नहीं, ये विकल्प नंबर 1। ठीक है, तो ये फिगर नंबर 1, इसका आंसर फिगर नंबर 1 है, जो विकल्प नंबर 2 पर है, यानी ऑप्शन 2 पर दिया हुआ है उसमें। ठीक है, ऑप्शन 2 पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद 83 है। 83 जो है फिगर नंबर 2, इसका आंसर है यही, लेकिन इसका विकल्प जो है 3 है, यानी ऑप्शन 3 है। ठीक, फिर उसके बाद ये आपका है 84 जो है, मैंने इसको कहा था ना कि मैं फिगर नंबर 4 को ही इसका आंसर मान रहा हूं, तो फिगर नंबर 4 का जो आंसर है वो विकल्प नंबर 1 है, यानी ऑप्शन 1, ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1। फिर उसके बाद ये आपका 85 नंबर है, तो 85 नंबर फिगर 2 ये वाला आंसर है, तो फिगर 2 का मतलब है कि विकल्प 2, यानी ऑप्शन 2। ठीक है, इसका आंसर है। ठीक, इस तरीके से ये जो है आपके कुल करीब जो है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन जो है यहाँ पर हो गए हैं। चलिए आइए एक क्वेश्चन और है, उसको हम लोग हल करते हैं। आइए हम लोग जो है एक क्वेश्चन है 86 से 90 तक उस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, 86 87 88 89 90, और क्वेश्चन जो है थोड़ा बड़ा है, ब्लैक बोर्ड पे आएगा ही नहीं, मैं पढ़ करके जो है आपको सुनाता हूं, और उसी पे जो है एक फिगर बनेगा, उसके बाद जो है उससे जो है इसका आंसर हमें देना है। ठीक है,
और इस पे जो है कुल 1 2 3 4 5 क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। चलिए देखिए, कह रहा है कि 5 व्यक्ति पी क्यू आर और टी हैं। एक फुटबॉल खिलाड़ी है, एक शतरंज खिलाड़ी और एक हॉकी खिलाड़ी है। 5 में से यानी 3 जो है खिलाड़ी हैं, और वो खिलाड़ी हैं तो वो अलग अलग खेल के खिलाड़ी हैं। एक हॉकी का है, एक फुटबॉल का है और एक शतरंज का है। ठीक है, मान लीजिए 5 व्यक्ति हम बना लेते हैं। ये थोड़ा सा चित्र पी क्यू आर, पी क्यू आर एस और ये टी, 5 व्यक्ति हैं। तो कह रहा है कि जो है ये इसमें जो है एक फुटबॉल खिलाड़ी है, एक शतरंज खिलाड़ी है और एक हॉकी खिलाड़ी है। ठीक है, यानी 2 खिलाड़ी नहीं है। 3 खिलाड़ी हैं तो यानी 2 खिलाड़ी नहीं है। फिर उसके बाद जो है कह रहा है कि पी और यस अविवाहित महिलाएं हैं। पी और यस, कहाँ पी, ये, और यस यानी ये पी और ये एस, ये दोनों क्या हैं, अविवाहित महिलाएं हैं। अविवाहित महिलाएं हैं। महिलाएं हैं तो महिलाओं के लिए हम लोग जो है सर्किल दे देते हैं। तो सर्किल में इनको डाल देते हैं पी और एस को। ठीक है, पी और एस अविवाहित महिलाएं हैं। ठीक है, तो पी और एस अविवाहित महिलाएं और किसी भी खेल में भाग नहीं लिया है, यानी ये दोनों किसी भी खेल में भाग भी नहीं लेते हैं। तो यहां लिख लेते हैं खेल में भाग नहीं, खेल में भाग नहीं, किसी भी खेल में भाग नहीं लिया है इन्होंने। ठीक, फिर भाग नहीं लिया है। कोई भी महिला शतरंज और फुटबॉल की खिलाड़ी नहीं है। और यही बात अब इसमें जो खिलाड़ी है वो अलग कर लेते हैं। जो खेल में भाग नहीं लिया तो इसका मतलब वो नहीं खेलते हैं। 3 खेलते हैं 5 में से, तो 3 को मैं अलग कर लूं तो 3 में से अलग करूंगा तो कौन कौन से खेलते हैं, क्यू आर और टी। यहां अलग करके लिख देता हूं क्यू आर टी। ठीक है, यही 3 खिलाड़ी हैं। ये 2 अविवाहित जो महिलाएं हैं ये तो किसी भी खेल में भाग नहीं लेती हैं। अब इसी में से एक फुटबॉल खेलता है, एक हॉकी खेलता है, एक शतरंज खेलता है। ठीक है, तो कह रहा है कोई भी महिला शतरंज और फुटबॉल की खिलाड़ी नहीं है। यानी अगर कोई इसमें महिला है तो शतरंज और फुटबॉल की खिलाड़ी नहीं होगी। अब महिला पहले तो पता कर लिया जाए कौन है, तो लिखा जाए उसके सामने कोई भी महिला शतरंज और फुटबॉल खिलाड़ी नहीं है। यहाँ एक विवाहित जोड़ा है, यानी जो जोड़ा होगा उस जोड़े में एक पुरुष होगा और एक स्त्री होगी। अब देखा जाए उसमें कौन स्त्री है। टी जिसका पति है, यानी टी पति है तो इसको पुरुष है तो इसको त्रिभुज में हम लोग कर लेंगे। अब ये पति है, किसका पति है अभी दिया नहीं है। विवाहित जोड़ा टी है जिसका पति है। अच्छा, ये पति बता नहीं रहा किसका। फिर उसके बाद लिख रहा है क्यू आर का भाई है। क्यू जो है आर का भाई है, यानी ये जो क्यू है वो आर का भाई है। तो भाई है तो ये भाई पुरुष हो गया, ऐसा भी तो बता ही दे रहा जेंडर। ये पुरुष से भी है और पुरुष से भी है। ठीक है, और ये भाई है, ये पति है किसी का और ये भाई है आर का। तो आर का भाई है तो इसको लिख देते हैं भाई। ठीक, जो ये भाई है तो अब ये दोनों पुरुष हो गए तो स्त्री यही तो होगी, और कोई होगा तो इसको हम लोग सर्किल में ले लेते हैं स्त्री को। और अब ये जो पत्नी हो गई इसकी, ठीक है, इससे इस बात से स्पष्ट हो गया ये पत्नी हो गई इसकी और ये पति हो गया इसी का, इसी का पति हो गया। ठीक, अब वो बात लिखा हुआ है कि कोई भी महिला शतरंज फुटबॉल की खिलाड़ी नहीं है। तो ये जो महिला है ये शतरंज नहीं खेलती है, शतरंज
शॉर्टकट में लिखते हैं शतरंज और फुटबॉल नहीं खेलती है। ठीक है, ये नहीं खेलती है। ये तो नहीं खेलने वाला इधर लिखते हैं, खेलने वाला इधर लिख देंगे। तो खेलती क्या है? शतरंज फुटबॉल नहीं खेलती है तो खेलेगी क्या? तो हॉकी खेलेगी। शतरंज फुटबॉल नहीं खेलेगी तो खेलेगी क्या? हॉकी। हॉकी ये खेलती है और ये दोनों नहीं खेलती है। बात समझ में आ गई? फिर उसके बाद लिखा है यहां विवाहित जोड़ा है, टी जिसका पति है, क्यू आर का भाई है, हो गया क्यू आर का भाई, और वो ना ही शतरंज खिलाड़ी है और ना ही हॉकी खिलाड़ी है। यानी ये जो भाई है ये ना शतरंज खिलाड़ी है शतरंज का, और ना ही कर रहा है, और वो ना ही शतरंज खिलाड़ी और ना ही हॉकी खिलाड़ी है, और ना ही ये हॉकी खिलाड़ी है। ठीक है, ये दोनों ये नहीं खेलता, ये दोनों का खिलाड़ी नहीं है। जब ये दोनों का खिलाड़ी नहीं है तो कौन सा खिलाड़ी होगा? ये जो है, उसके बाद आगे पढ़िए, एक बार और पढ़ते क्वेश्चन को थोड़ा देखिए। यहां पे लिखा है, हाँ, तो ये शतरंज और हॉकी का खिलाड़ी नहीं है तो बाकी बचा क्या आपके पास? शतरंज और हॉकी जब नहीं है तो ये किसके? फुटबॉल का खिलाड़ी है। किसका है? फुटबॉल का। यही टीम गेम है ही, तो ये फुटबॉल का गेम है, ये फुटबॉल का खिलाड़ी है। अब 3 गेम है तो ये हॉकी की हो गई, ये फुटबॉल की हो गया भाई उसका, तो उसका पति किसका हो जाएगा? फुटबॉल का हो जाएगा, अरे वो शतरंज का हो जाएगा, ये शतरंज का खिलाड़ी हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे हाँ देख लीजिए, टी जिसका पति है, क्यू आर का भाई है, और वो ना ही शतरंज खिलाड़ी है और ना ही हॉकी खिलाड़ी है। प्रश्न पूछ रहा है, हॉकी खिलाड़ी कौन है? पहला है हॉकी खिलाड़ी कौन है, तो हॉकी खिलाड़ी कौन है देख लीजिए, आपके सामने आ गया आर यानी जो पत्नी है, ये इसकी टी की पत्नी है ये आर, तो आंसर लिख देंगे आर। जो है हॉकी खिलाड़ी कौन है? वो आर है। फिर शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो शतरंज खिलाड़ी आपके सामने आ गया, उसका पति कौन था? ये टी। ठीक है, ये आंसर हो गया टी। क्या हो गया? टी उसका खिलाड़ी है। फिर उसके बाद टी की पत्नी कौन है? तो टी की पत्नी यही आर है। टी की पत्नी कौन है? आर। चित्र बनाने में बस समय लगा, बाकी समझ करके चित्र बन गया तो फिर उसके बाद उत्तर अपने आप निकलता जा रहा है। ये टी की पत्नी आर है, ये आंसर है इसका। आगे लिखे आंसर शब्द आर। ठीक है, कॉमा जोड़ते जाइए क्योंकि विकल्प भी लिखना रहेगा। फिर 89 में देखिए 3 महिलाएं कौन है? तो एक ही पत्नी है। ठीक है, ये विवाहित जोड़े थी, यानी विवाहित थी ये पत्नी, और 2 और विवाहित महिलाएं थी, वो पी और एस थी। तो ये पी एस और आर लिख दीजिए, पी एस और आर, ये आंसर है। पी एस और आर 3 महिलाएं कौन है? तो पी और एस और आर जो है महिलाएं हैं। कौन फुटबॉल खिलाड़ी है? तो फुटबॉल की ये है ना क्यू, फुटबॉल आ गया है क्यू, तो क्यू फुटबॉल खिलाड़ी है। आंसर क्यू फुटबॉल खिलाड़ी है। ठीक है, अब इसका विकल्प देख लीजिए, कौन जो विकल्प है पेपर में, तो आर जो है विकल्प नंबर 3 है। विकल्प 3 पे है, ये विकल्प 3 इसका आंसर है। ठीक है, फिर शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो शतरंज खिलाड़ी टी निकाले हैं, और टी जो है 4 नंबर विकल्प पे है। विकल्प 4 ठीक है। फिर 88 में देखिए टी की पत्नी कौन है? तो टी की पत्नी जो है आर है, और आर जो है विकल्प नंबर 3 पे है। विकल्प नंबर 3 ठीक है। फिर 89 3 महिलाएं कौन हैं?
3 महिलाएं PSR या PRS, इस PRS लिखा हुआ है और वो विकल्प नंबर 4 पर है। विकल्प क्रम बदल गया है, बस विकल्प 4 पे है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे थोड़ा ऐसे कर रहे हैं ताकि लगे विकल्प ये है शकील में। फिर उसके बाद 90 है, कौन फुटबॉल खिलाड़ी है? तो फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? क्यों? आंसर तो लिखे हुए हैं, अभी विकल्प में कौन सा है? विकल्प में है ये दूसरा, विकल्प 2, विकल्प 2। तो इस प्रकार से आज जो है हम लोगों ने इस जो है कंप्लीट सोल्यूशन इन डिटेल सीरीज में जो है आज हम लोगों ने कुल जो है वेन डायग्राम के कुल 17 प्रश्न जो है सीखे हैं। और इतना तेजी से भी मैंने नहीं सिखाया और इतने लापरवाही से भी नहीं सिखाया है कि आप लोगों को समझ में ना आए। अगर वीडियो आप ध्यान से देखेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा आपको। और इसके पहले के लिए पहले जो हमारा जो वीडियो बना हुआ है वो लॉजिकल वेन डायग्राम के 5 पार्ट बने हुए हैं, उसको आप लोग निश्चित तौर से जब देखेंगे तो ये समझने में जो है आपको बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए वीडियो देखिए आप लोग, और ये इस तरीके से अब ये पोर्शन हो गया। आगे के जो क्वेश्चन बचे हैं उसके लिए मैं अगला वीडियो लेकर के आऊंगा। और वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिए। वंदे भारत।